यूनिट तो आज यूनिट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि यूनिट सेकंड से थ्योरी ज़्यादा आती हैं तो हम लोग उसको देखते हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल चेंज और इसकी जो थ्योरी है, इम्पोर्टेंट थ्योरी। ओके, सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? सामाजिक बदलाव, हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिक बदलाव। इसका मतलब होता है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम सब सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर कल्चर है, वैल्यू सिस्टम है, लोग भी रहते हैं तो लोगों के बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड है। इन सभी में अगर बदलाव आता है, चेंज आता है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, अल्ट्रेशन इन द बिहेवियर, इन द कल्चर, इन द वैल्यू और इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसको हम बोलते हैं सामाजिक चेंज या सोशल चेंज। ओके, तो ये आपका, क्योंकि चूँकि हम बात करेंगे समाज की, सोसाइटी की, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हमेशा लगातार चलता रहता है। और आज की जो दुनिया हम देखेंगे तो जो कुछ बदलाव आप देख रहे हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस, लगातार कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं सभी प्रकार से, सभी डायमेंशंस में, सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इंडिविजुअली, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी। दीज आर द चेंज दैट कैन यू सी इन टुडे वर्ल्ड। इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी है जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं या हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि समाज में बदलाव है, सोशल चेंज किस प्रकार से होता है। ओके, तो बहुत सारी थिंकर इसको लेकर के, जैसे कि कौन कौन सी थ्योरी है? एनीबडी? इवोल्यूशनरी थ्योरी, और कौन सी थ्योरी है? साइक्लिकल थ्योरी, और भी थ्योरी है जो कि एक एक करके हम समझते हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरी का जो आइडिया है या जिसको बोल सकते हैं कोर प्रिंसिपल है, वो किस प्रकार से फंक्शन करता है कि जिस प्रकार से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से सोसाइटी भी इवॉल्व करती है। सोशल प्रोग्रेस जो होता है वो स्टेजेस में होता है। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं लीनियर चेंजेस होता है, जिसको या आसान भाषा में बोले तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नेचर में बदलाव होता दिखता है समाज के अंदर इन अ एवोल्यूशनरी थ्योरी पर्सपेक्टिव। ओके, इसमें बहुत सारे थिंकर हैं जिनके माध्यम से बताया गया कि सामाजिक बदलाव किस प्रकार से इवोल्यूशनरी मैनर में हो रहा है, जैसे कि अगस्टस कॉम्टे, हार्बर्ट स्पेंसर, अगस्टस कॉम्टे के द्वारा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया गया। ओके, लॉ ऑफ 3 स्टेज में मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रोग्रेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, 3 स्टेज हो सकती हैं। एक जिसका नाम इन्होंने दिया थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है साइंटिफिक स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज का मतलब होता है कि जहाँ पर जो रिलीजियस डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, कि जैसे कोई भी फिनोमेना है, कोई भी कुछ भी चीज़, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ओके बाय द रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कोई इलनेस है, तो उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इन दी रिलीजियस डोमिनेंस कि उसके पीछे जो कारण है दैट कुड बी या कोई कर्स है, या बोल सकते हैं कोई ईविल स्पिरिट हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि डिवाइन पनिशमेंट है। सो हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ इलनेस बाई यूजिंग दी रिलीजियस थॉट, रिलीजियस परस्पेक्टिव। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, उसको हम जो एक्सप्लेन करते हैं बाय द रिलीजियस आइडिया, वो आपका थियोलॉजिकल स्टेज कहलाती है। दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज का मतलब जहाँ पर रीजनिंग डेवलप होती है, फिलोसफिकल रीजनिंग डेवलप होती है। दुनिया भर में बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं, जैसे प्लेटो है, अरिस्टोटल है। इन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिए, डिफरेंट तरीके के रीजनिंग दी। ओके,
कि किस तरीके से चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग जो डेवलप की और चैलेंज किया, स्पेशली जो रिलीजियस डॉगमा होता है उसको चैलेंज किया और रीजनिंग दी, अंडरस्टैंडिंग दी और क्रिटिकल थिंकिंग दी। इसके माध्यम से हम फिनोमेना को, किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है उसको समझ सकते हैं। तीसरा है आपका साइंटिफिक स्टेज। साइंटिफिक स्टेज में आता है कि जहाँ हमारा फोकस होता है रीजन पर, ऑब्जर्वेशन पर, अंडरस्टैंडिंग पर। साइंस जैसे कि मॉडर्न साइंस है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेडिसिन हैं, ये सभी के सभी क्या है साइंटिफिक, या बोल सकते हैं आसान भाषा में कि जहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो हमारा एक स्टेज है, दैट इज़ द साइंटिफिक स्टेज। ठीक है, मॉडर्न साइंस जो है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक स्टेज। इज इट क्लियर? तो ये जो अगस्त्यस कॉम्ट के द्वारा प्रपोज किया गया लॉ ऑफ 3 स्टेज प्रोपगेशन, कि किस प्रकार से जो सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, इवोल्यूशनरी मैनर में चेंज हो रही है। एंड इसी प्रकार से दूसरे थिंकर जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के नाम आपने सुना होगा, पहले भी मैंने बताया हुआ कि जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी को उन्होंने यूज किया या अप्लाई किया। ठीक है, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इन्होंने इसको यूज किया किसमें, सोसाइटी के अंदर, कि जिस प्रकार से डार्विन की थ्योरी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन द कि जो स्पीसीज़ हैं वो कैसे इवॉल्व होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार से इवॉल्व हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट है इसको हम देख सकते हैं कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व करती है, जिस प्रकार से बाकी स्पीसीज इवॉल्व करती हैं उसी प्रकार से समाज में बदलाव या चेंजेस देखे जा सकते हैं। ओके, अब चूंकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो बेसिकली एक बोल सकते हैं कि जो काइंड ऑफ एक इसको बोलते हैं हम एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जितने भी थिंकर हुए, जितने भी आपका बोल सकते हैं कि जो इन्होंने जो थ्योरी या जो इसको अप्रोच सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अप्रोच को दिखाया ऐसे एथनोसेंट्रिक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो उसके पास ज़्यादा बोल सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, या बोल सकते हैं कि वो सोसाइटी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ, मानवीय विकास दैट स्टार्ट फ्रॉम दी वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में बताया था कि ये इनका ये मानना है कि सोसाइटी बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो भी फिटेस्ट लोग हैं, जो भी फिटेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, पावरफुल लोग हैं, ओके, रिच हैं, एनर्जेटिक हैं, दे विल विल सर्वाइव इन द सोसाइटी, वही इवॉल्व करेंगे, फर्दर आगे जनरेशन की बढ़ेगी। और जो कि फिट नहीं है, इल है, एनर्जेटिक नहीं है, ओके, अनएजुकेटेड है, जो कि धीरे धीरे करके डिक्लाइन करेंगे और समाज के अंदर सोसाइटी वही सोसाइटी इवॉल्व करेगी जिसके अंदर ये सभी लक्षण पाए जाएंगे। तो बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसी वजह से प्रोग्रेस कर रहा है बिकॉज उनमें ये सभी करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स पाए जाते हैं। तो ये जो आइडिया है ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एथनोसेंट्रिक आइडिया पर आधारित है। तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि दुनिया भर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो सामाजिक जो बदलाव होगा वो उसके वहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड का आइडिया के हिसाब से। तो ये एथनोसेंट्रिक आइडिया है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसके कुछ लक्षण जो है दिखाई देते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड आगे है। तो ये आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या बोल सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी को लेकर के इन्होंने एक्सप्लेन किया सामाजिक बदलाव, सोसाइटी में चेंज किस प्रकार से आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। सो बेसिकली क्या है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या दुनिया, उसमें इनका मानना ये है कि उनके अंदर जैसे कि सर्वाइवल ऑफ फिट का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल फिट हैं, जो नेचर के अनुकूल हैं, वही आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि कुछ सोसाइटी ऐसी हैं कि जो कि स्वतः ही है, बोल सकते हैं नेचुरली जो है, जो कि एडवांस है, नेचर के प्रति अनुकूल है, इसी वजह से वो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, जो कि काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिक आइडिया है। और बाकी सोसाइटी आगे इवॉल्व नहीं कर पा रही क्योंकि उनके अंदर वो सभी ट्रेड्स, वो लक्षण नहीं पाए जाते हैं जो कि नेचर के प्रति, नेचर उसको आगे बढ़ाए या नेचुरल फिट कंडीशन में आए वो। तो ये हमारा हो गया हर्बर्ट स्पेंसर और पहला वाला अगस्त्यस कॉम्टे। ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में आ सकती हैं, लॉ ऑफ स्टेजेस वाला जो कि अगस्त्यस कॉम्टे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है साइक्लिकल थ्योरी।
साइक्लिकल थ्योरी का जो आइडिया है, बोल सकते हैं जो कोर कंसेप्ट है, वो किस पे आधारित है? ये आइडिया है कि जो सोसाइटी इवॉल्व होती है ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्रेस करें लीनियर मोशन में, लीनियरली आगे बढ़े। हो सकता है कि सोसाइटी इस प्रकार से इवॉल्व करे, पहले राइज करे, इस स्टेज में है, पहले राइज करेगी, प्रोग्रेस करेगी, एक मैच्योरिटी स्टेज आएगी, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। ओके, तो इस प्रकार से भी प्रोग्रेस हो सकता है सोसाइटी का। जैसे कि सीजन होते हैं ना हमारे, चेंज होते थे, उसी प्रकार से साइक्लिकल मोशन में समाज का भी बदलाव होता है, सोशल चेंज होता है। इसमें कुछ थिंकर हैं जिनका डिफरेंट थ्योरी उनके द्वारा दी गई, जैसे कि प्रीतिन सोरोकिन। ओके, इन्होंने जो बोल सकते हैं साइक्लिकल थ्योरी दी है, वो दी है समाज में बदलाव होता है बिकॉज ऑफ द कल्चरल चेंज। ओके, तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी बेसिकली क्या होती है, बदलती है, चेंज होती है, स्विंग करती है, जिसको यहाँ पर मैंने डायग्राम बना कर दिया। दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइमरी कल्चर ओरिएंटेशन। इसके आधार पर सोसाइटी में बदलाव आता है, चेंज आता है, स्विंग करती है इस तरीके से। पहला कौन सा है, कोई भी ले लीजिए, सनसेट कल्चर। दूसरा आपका है एडिशनल कल्चर, और तीसरा है आइडियलिस्टिक कल्चर। सनसेट कल्चर का मतलब क्या है, जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड है, वो हमारा बोल सकते हैं सनसेट कल्चर। सेंसरी एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, और स्पेशली और बात करें साइंस भी है, एम्पिरिकल नॉलेज भी है, ज़्यादा फोकस होता है प्लेजर पर, कंफर्ट पर। जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है वो एक आपका एग्जांपल है सनसेट कल्चर का। ओके, मटेरियलिस्टिक कल्चर, सनसेट कल्चर, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सनसेट कल्चर। ओके, तो जो सामाजिक बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, और सोसाइटी स्विंग कर रही है इन द 3 स्टेजेस ऑफ बेस्ड ऑन द कल्चर। तो पहला हो गया सनसेट कल्चर, दूसरा है आपका एडिशनल कल्चर। एडिशनल कल्चर का मतलब फोकस कहाँ पे होता है, दैट इज फोकस ऑन द फेथ। ठीक है, सुपर नेचुरल बिलीफ, पावर, जहाँ पर हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं रिलीजन को, ट्रेडिशंस को। ओके, ये सभी के सभी आते हैं एडिशनल कल्चर के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि डोमिनेंस होता है रिलीजन का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ज़्यादा डोमिनेंस होता है। तीसरा होता है आइडियलिस्टिक कल्चर। आइडियलिस्टिक कल्चर का मतलब क्या है, जो कि दोनों का ब्लेंड है, एडिशनल कल्चर का भी और प्लस सनसेट कल्चर का भी, कि जहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो रीजन है, जो रीजनिंग है, और साथ साथ जो फेथ है, दोनों में कहीं ना कहीं दोनों का बीच का रास्ता हम खोजते रहे, काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन दी फेथ एंड दी रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, कि जहाँ हमारा फोकस होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी, साथ साथ हमारा खुद का इंडिविजुअल अचीवमेंट, वो हमारा कहलाएगा आइडियलिस्टिक कल्चर। क्लियर है तीनों? बोलिए। Yes, sir. बाकी सभी को क्लियर है? बोलिए जल्दी से। Clear है सर। और इसमें थिंकर हैं जिनका नाम है आपका ऑस्वेल्ड स्पेंगलर। इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, इनका जो कोर आइडिया है साइक्लिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने का, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। एनीबडी नो अबाउट इनका क्या थ्योरी है, क्या कोर आइडिया है? इन्होंने कहा कि जो सिविलाइजेशन है ना, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। जिस प्रकार से जो वेरियस जीव होते हैं या ऑर्गेनिज्म है, जैसे उनकी एक लाइफ साइकिल होती है ना, उसी प्रकार से किसी भी सिविलाइजेशन की लाइफ साइकिल होती है, सेम लाइक अ ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि बर्थ है, पहले बर्थ होगी, उसके बाद फिर ग्रोथ होगी उस सिविलाइजेशन की, एक मेच्योरिटी स्टेज आएगी,
फिर धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है, फिर ख़त्म हो जाती है। ओके, जैसे कि रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट या बोल सकते हैं ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन हुआ रोमन एम्पायर का, फिर कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से और कई कारण की वजह से धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गया। और इसी प्रकार से आज का जो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो भी एग्जाम्पल है कि जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, धीरे धीरे करके रिसेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, धीरे धीरे करके एक जो साइक्लिकल पैटर्न है सिविलाइजेशन का वो डिक्लाइन करता दिख रहा है, और बाकी के सिविलाइजेशन जो है, बाकी के जो कंट्री इवॉल्व कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल थ्योरी, एंड जो कंसेप्ट है, जो कोर आइडिया है, दैट इज गिवन बाय द ऑसवाल्ड स्पेंगलर। क्लियर? बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सोशल चेंज की थ्योरी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कि जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, चेंज आता है, तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें जो प्रोमिनेंट थिंकर है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनका क्या आइडिया है, मतलब इनका जो थ्योरी है कि बेसिकली जो समाज के अंदर बदलाव आता है, सोशल चेंज जो आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, वी कैन से दैट इज ड्रिवन बाय द कन्फ्लिक्ट की वजह से और स्ट्रगल की वजह से। स्ट्रगल किस में? बिटवीन द टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं हमारे समाज के अंदर, जो कि समाज का ही हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, तो सोसाइटी में इनकी वजह से चेंजेस आता है। अब कन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल पावर, इनइक्वालिटी। एक ग्रुप के पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, एक ग्रुप के पास ज़्यादा पावर, टेक्नोलॉजी है, ओके, और दूसरे के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, दे आर एक्सप्लॉयटेड, और इनइक्वालिटी समाज के अंदर है। इस वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होता है, और उसकी वजह से समाज के अंदर धीरे धीरे करके बदलाव, चेंजेस देखा जाता है। ओके, तो जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर उन्होंने क्लास की बात की, क्लास कन्फ्लिक्ट जो है, दैट इज़ द मेन फैक्टर, दैट इज़ द मेन रीजन फॉर द सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव के पीछे जो मेन कारण है, मेन फैक्टर है, वो है क्लास कन्फ्लिक्ट। और इसको जो बदलाव बोल सकते हैं, जो क्लास कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है, दैट इज थ्रू दी रेवोल्यूशन, क्रांति। बहुत सारी क्रांति हुई डिफरेंट कंट्री के अंदर बदलाव करने के लिए, सामाजिक बदलाव की, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे सिविल राइट मूवमेंट चलाए जाते हैं दुनिया भर में, ताकि समाज के अंदर जो चेंजेस चाहते हैं लोग, और उसको एड्रेस किया जा सके, वो बदलाव किया जा सके, इक्विटेबल सोसाइटी हो, जहाँ पर सभी लोग समानता से रह पाएँ। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया कन्फ्लिक्ट थ्योरी का, कि सामाजिक बदलाव किस प्रकार से आता है, उसका पीछे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं, क्लास है, और दो ग्रुप में एक ग्रुप के पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, दूसरे के पास कम है, समाज के अंदर सोशल इनजस्टिस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। और जो कन्फ्लिक्ट होगा तो बदलाव जो आता है समाज के अंदर, उसको हम सोशल चेंज बोल सकते हैं। क्लियर? एक थिंकर और हुए जिन्होंने थोड़ा सा इसको सामाजिक चेंज को अलग तरीके से, मतलब यही थ्योरी है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसी को इन्होंने यूज़ करते हुए आगे बताया, रॉफ डरेंडॉर्फ। ओके, इन्होंने जैसे कि बात की है क्लास कन्फ्लिक्ट की, इन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट का नाम लिया, इन्होंने कहा कि नॉन क्लास कन्फ्लिक्ट की वजह से भी बदलाव आ सकता है, कि बेसिकली हम जो चेंज चाह रहे हैं, यहाँ पर दो ग्रुप हैं, लेकिन समाज के अंदर और भी ऐसे ग्रुप हैं जिसकी वजह से काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है, या उसको हम बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, या उसमें हम बदलाव चेंजेस चाहते हैं, उसको चैलेंज करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे फेमिनिज्म का एग्जांपल दो, ठीक है। तो जो फेमिनिस्टिक मूवमेंट है, ओके, ये इसका फोकस होता है कि समाज के अंदर किस प्रकार से हम पैट्रियार्कल सोसाइटी को, पैट्रियार्कल अथॉरिटी है जो बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले से, उसको हम कैसे चैलेंज करें। ओके, और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स की, इसने बताया कि समाज के अंदर जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल के लिए चैलेंज करने के लिए क्रांति जरूरी है, रिवोल्यूशन जरूरी है, ओके, तभी बदलाव आ सकता है। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उसको नॉन क्लास कन्फ्लिक्ट को एग्जाम्पल देते हुए फेमिनिस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल दिया, बताया कि समाज के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पैट्रियार्कल हेजेमनी, उसमें हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, उस वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा सामाजिक चेंज का, सोशल चेंज का। ऐसे कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वो सभी एग्जाम्पल होंगे आपका कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर। इज इट क्लियर? बोलिए।
Sir, बोलते जाइए। sir, ये जो known, hello, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये जो known class condition है, तो इसमें क्या क्या आता है उसे? देखिए जितने भी सिविल सिविल आपके सिविलाइज मूवमेंट होते हैं ना, वो सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका, है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ओके, ट्राइबल राइट मूवमेंट होते हैं, वो भी आपका एक एग्जांपल है। और कई मूवमेंट जो कि इस प्रकार के चलाए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो सभी सभी जहाँ पर हम बात करते हैं कि बेसिकली फोकस होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है समाज का, उसको बदलना, उसको चेंज करना, उसको चैलेंज करना। तो इसकी वजह से बहुत कई टाइप, मतलब कई प्रकार से लोग अफेक्टेड होते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन द जेंडर। तो जेंडर के बेस पे मैंने बोल दिया फेमिनिज्म का मूवमेंट। और कई प्रकार से हो सकता है, जेंडर के आधार पर हो सकता है, और आप जैसे कि रिलीजन बेस्ड हो सकता है, एथनिसिटी बेस्ड हो सकता है, रेस बेस्ड हो सकता है। तो उसके हिसाब से उस प्रकार के मूवमेंट चलेंगे, वो सभी इसी का एग्जाम्पल आएंगे। Okay, sir, okay. नेक्स्ट इसमें थ्योरी है फंक्शंस थ्योरी। फंक्शंस थ्योरी का जो कोर आइडिया, कोर प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पर इनका मानना है कि जो मतलब जो भी थिंकर है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक बदलाव जो होता है, सोशल चेंज जो हो रहा है, जो कि ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, इसका काम होता है कि समाज को जो मेंटेन करना, जस्ट टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम सोसाइटी को ऐसे देखते हैं सोशल सिस्टम की तरह। अब जब हम बात करेंगे सिस्टम की तो सिस्टम के बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब सिस्टम। जैसे आपका फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, हेल्थ हो गया, रिलीजन, ये सभी के मतलब ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कि ओवरऑल पार्ट है हमारा सिस्टम का। ये आपस में कनेक्टेड है, ऑल दे आर डूइंग डिफरेंट फंक्शंस। अगर किसी प्रकार का बदलाव चेंज आता है एक सिस्टम में, तो उसका इम्पैक्ट बाकी पे भी दिखता है। और कोशिश ये होती है कि किस प्रकार से हम पूरे के पूरे सब सिस्टम इस प्रकार से फंक्शन करें कि एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम, वो एक हारमोनी में रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पर बदलाव जो होते हैं ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, और जो चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट कुछ समय के लिए दिखाई देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन फर्दर आगे धीरे धीरे टाइम निकलता है तो वो चेंज जो है एक्सेप्टेड हो जाता है, सोसाइटी के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, और सोसाइटी अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। इज इट क्लियर? ओके, तो फंक्शन का मतलब यहाँ पर है कि वेरियस फंक्शंस, जैसे फैमिली का क्या फंक्शन होता है कि जो है फैमिली के अंदर जैसे बच्चे, उनकी केयरिंग करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जो एल्डरली पर्सन उनकी देखभाल करना, ठीक है, फैमिली चलाना, ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है। रिलीजन का फंक्शन होता है कि समाज के अंदर हारमोनी बनाए रखना, ठीक है, सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करना, पीस को बढ़ाना, ये सभी फंक्शन है। इसी प्रकार से एजुकेशन का काम होता है कि एजुकेट करना सभी बच्चों को, उनके अंदर उनको जागरूक करना, शिक्षा प्रोवाइड करना। इसी प्रकार के जितने भी फंक्शन हैं सबका अलग अलग फंक्शन है, और इसमें जो भी बदलाव आता है वो ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, चेंजेस आते हैं, और चेंज धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरीके की समाज दोबारा से इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, मेंटेन रहता है, इन हारमोनी में रहता है। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस सोशल सिस्टम थ्योरी। इसका जो कंसेप्ट है बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस, दैट हाउ द सोसाइटी फंक्शन, और उसमें किस प्रकार से चेंजेज आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और जो सोसाइटी को एज हम सिस्टम की तरह देख रहे हैं, और वो सिस्टम किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन कर रहा है या अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रहा है बार बार चेंजेस होने के बाद भी। क्लियर? अब इसमें जो डिफरेंट थिंकर हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या हो गया इसमें? एमाल दुर्खैम, इमाइल दुर्खैम के द्वारा बोला गया कि सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व करती है या बदलती है, चेंज हो रही है फ्रॉम दी मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होता है?
एनीवन? वैसे हम बताया था पहले। मैकेनिकल सॉलिडारिटी होता है कि अगर आप एग्जाम्पल लोगे अपना ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल एरिया का, जो कि वर्क करता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी पे। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, होमोजेनियस नेचर होता है। ये आपका ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कॉम्प्लेक्स नेचर होता है सोसाइटी का, इंटरडिपेंडेंस है इस प्रकार की। टैलकोट पार्सन का मानना है कि जो सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव है, चेंज हो रहा है, दैट इज अडेप्टिव प्रोसेस, जो मैंने पहले बताया हुआ है कि जहाँ पर जो सिस्टम है, सोसाइटी जो है जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं उसको, वो कोशिश करता है अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि दोबारा से स्टेबिलिटी या जो है हार्मनी या इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो पाए। इस प्रकार से सोसाइटी अपने आप को एडजस्ट करती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हमारा, वो अपने आप में एक सब सिस्टम है। अब फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जॉइंट फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो फैमिली सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम धीरे धीरे करके अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, और लोग जो है उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब करने शहरों में जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है, फिर बहुत सारी डिफिकल्टी भी होती है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सोसाइटी अपने आप को अडॉप्ट कर रही है, और जो सिस्टम है जिसको हम फैमिली बोल रहे हैं वो भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है टू फिट इन टू द सिस्टम, क्योंकि बाकी के जो सिस्टम है वो भी उसी प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, उसमें भी चेंजेस धीरे धीरे देखा जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम है या बाकी का आपका इकोनॉमी है, उसमें उसी प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हो सकता है पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी अपने आप को एडजस्ट करती है जस्ट टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी, जस्ट टू मेंटेन दी इक्विलिब्रियम। क्लियर? सर इसका इमेजिनेशन का ये जो लिखा हुआ है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा मैकेनिकल सॉलिडारिटी का, तो देखना पड़ेगा, किसी को पता है तो बताइए। सर एक यांत्रिक समाज होता है, एक सावयविक समाज। तो सावयविक समाज ऑर्गेनिक सोसाइटी है सर, मैकेनिकल सोसाइटी यांत्रिक समाज, यांत्रिक समाज, हाँ, मतलब यांत्रिक समाज का मतलब है कि एक मिनट, ये ठीक है, सिंपल सोसाइटी। हाँ। और ये क्या बोला इसका? सावयविक। सावयविक, यस सर। हाँ सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली होता है क्या है कि अब जो चीज़ मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ तो उसका हिंदी पता नहीं चलता कभी, कुछ कुछ टाइम का, अदरवाइज़ तो बाकी तो मैं बता ही पाता हूँ। नेक्स्ट है, अब जो मैंने अभी थ्योरी बताई आपको, स्ट्रक्चर थ्योरी, कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो थ्योरी है, इसी प्रकार से एक और टर्म आता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म थ्योरी। वो बेसिकली वही थ्योरी है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फंक्शनलिज्म, जहाँ पर वही है कि सोसाइटी को यहाँ पर एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देख रहे हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैंने बताया, सबका अपना फंक्शन है, एवरी पार्ट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द सिस्टम, सो दैट कि पूरे के पूरे सभी सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी रहे। क्लियर? एवरी पार्ट डूइंग, उनका जो फंक्शन है वो उसको कर रहे हैं, और दे आर ट्राइंग टू मेक द सिस्टम एज ए स्टेबल और इक्विलिब्रियम। जो भी ज़रूरत है, जितना नेसेसिटी होती है एडजस्टमेंट की, चेंजेस करने की, वो चेंजेस किया जाता है, और अपने आप को दे अगेन ट्राई टू रिस्टोर द स्टेबिलिटी इन एवरी पार्ट। तो सभी पार्ट अगर अपने आप को स्टेबल करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम है एज ए सोसाइटी वो स्टेबल रहेगा। वही जो मैंने भी बताया, यही एक ही है। अब इसमें टैलकोट पार्सन की थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जो AGI मॉडल दिया उन्होंने, AGI मॉडल के बारे में सुना है? ए का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन। जी का मतलब है गोल अटेनमेंट,
गोल अटेनमेंट, एंड आई का मतलब है इंटीग्रेशन, 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 और एल का मतलब होता है लेटेंसी। लेटेंसी, लेटेंसी मतलब होता है मेंटेनेंस, की जो बना हुआ है उसको कंटिन्यू करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाना। जैसे कल्चर्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, लैंग्वेज है, भाषा है, ये सभी चीज़ें हैं जो है जिसका फोकस होता है कि कैसे हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ाएं, उसको प्रिजर्व करें, कल्चर को प्रिजर्व करें, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, नॉर्म्स हैं, उसको मेंटेन करें, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कैसे फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है लेटेंसी का। क्लियर? तो ये क्या है, ये एजीएल मॉडल वही हमारा सोशल सिस्टम को समझने का है कि किस प्रकार से अगर इन सभी में, सभी के सभी जो टर्म है अगर सही से फंक्शन कर पाते हैं तो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहती है और इक्विलिब्रियम रहता है, और इस प्रकार से सिस्टम फंक्शन करता है, वर्क करता है। ठीक है। क्लियर है सर। एक और कोई थिंकर जिनका नाम है रॉबर्ट के मार्टिन, आर के मार्टिन। ठीक है। इन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसको बोल सकते हैं, यूज किया जिसको बोलते हैं डिसफंक्शनिंग। ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे जो कि जो स्टेबिलिटी है समाज की वो उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं या डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, उसको बदलते हैं। दे क्रिएट काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। जैसे टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अगर इसको हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है इसके दो फंक्शन हो सकते हैं। क्या क्या फंक्शन हो सकते? एक तो मैंने बताया था आपका मैनिफेस्ट हो गया, दूसरा हो गया लेटेंट। इसकी वजह से जो डिसरप्शन क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर, दो प्रकार से हो सकता है। एक मैनिफेस्ट फंक्शंस होता है इसका, एक लेटेंट। मैनिफेस्ट का क्या होता है, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो इससे क्या होगा। अगर हम बात करें मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इन दी स्कूल, तो बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी, अगर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस के माध्यम से पढ़ेंगे, कंप्यूटर है या डिजिटल लर्निंग है, ठीक है, और इसके माध्यम से अगर वो स्टडी करेंगे तो लर्निंग इम्प्रूव होगी, और बाकी कोई बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा है कि इसके आपका लेटेंट फंक्शन क्या होता है। लेटेंट फंक्शन दो हो सकता है। लेटेंट मतलब होता है कि जो दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल अब इससे क्या क्या और हो सकता है, इंटरेक्शन जो है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ सकता है, जैसे कि थ्रू दी कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू दी वीडियो कॉल। और डिसफंक्शनिंग क्या हो सकती है, डिजिटल डिवाइड, क्योंकि सभी स्कूलों में तो ये अभी है भी नहीं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से, वो पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि रूरल एरिया में उनको नहीं मिल रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो वहाँ पर जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग क्रिएट करता है और इम्पैक्ट करता है सोशल सिस्टम को और सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी को। क्लियर? बोलिए बोलिए। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाएं। बोलिए। आवाज़ नहीं आ रहा किसी का। क्या हैंग कर गया क्या? एम ऑडिबल? गाइज आप लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है मेरे पास। यू कैन जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? नहीं नहीं, किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, अभी क्या हो गया अचानक से? सब ठीक चल रहा था। अरे आप लोग कुछ लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कुछ।
मी ग्वालियर। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो आवाज़ आ रहा है मेरा? मानव जो देख रहे हैं मी ग्वालियर। हेलो। अच्छा। क्या हो गया? मेरे सर आ गए। हाँ हाँ सर जी। आ गए। क्या हो गया था? मुझे तो पता नहीं चला। सर आपकी मतलब आप ही अपने आप स्क्रीन लैग सर्वर शेयर हो गई थी। एक्चुअली आई थिंक डेटा डिस्कनेक्ट हो गया था कि बाकी दूसरी आईडी थी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? मैं सोचा क्या हो गया अचानक से, सब तो ठीक चल रहा था। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? ओके, नाउ पीपीटी शो हो रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था मार्टिन की। मार्टिन ने कंसेप्ट जो डेवलप किया डिसफंक्शनिंग वाला, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं हमारे सोशल सिस्टम के अंदर जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं स्टेबिलिटी को। और एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन हो सकता है और आपका दूसरा फंक्शन हो सकता है लेटेंट, जो कि दिखता नहीं है लेकिन उसका फंक्शन जैसे मैनिफेस्ट में क्या होता है कि लर्निंग स्किल बढ़ रही है, या आप बाकी लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं लोगों से। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आजकल ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, तो जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन वो कम हो गया है ना। डिजिटल डिवाइड भी बढ़ता है कि सब लोग एक्सेस नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी, तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ लेटेंट फंक्शंस जो कि डिस्टर्ब करते हैं हमारे सामाजिक स्टेबिलिटी को, सोशल सिस्टम को। क्लियर टू ऑल? यस। और भी सोशल चेंज में आपकी थ्योरी है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। ये बताते हैं कि जो सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव हो रहा है, या इसको इन्होंने बोला सोशल डेवलपमेंट, कि दैट जो सामाजिक बदलाव है, जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम मॉडर्न जो आइडिया है, मॉडर्न बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके तौर तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है, ठीक है, दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम दी वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए समाज में पॉजिटिव चेंजेज आ रहे हैं, जो सामाजिक बदलाव है, सोशल डेवलपमेंट दिखाई नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के माध्यम से बताया गया। और इसके आगे अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्निस्टिक व्यू या पर्सपेक्टिव ऑन दी सोशल चेंज।
ये क्या बात करता है, बताइए। कि सामाजिक बदलाव जो हैं बहुत बड़े स्केल पे आ रहे हैं, बोल यू कैन से वेरी अनप्रेडिक्टिव चेंजेस देखे जा रहे हैं समाज के अंदर। जैसे कि पहले सेंट्रलाइज मीडिया हुआ करता था, अभी सोशल मीडिया आ गया है, तो खबर बहुत स्पीड में फैल जाती है। इसी प्रकार के पहले फोकस होता था आपका इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या इस प्रकार का, जहाँ पर मैन पावर का ज़्यादा फोकस था। अभी टेक्नोलॉजी इतना आ गई है कि जैसे रोबोट है या बाकी की मशीनरी आ गई है कि जहाँ पर मैनुअल वर्क कम होता है। तो ये जो बदलाव है, चेंजेस हैं समाज के अंदर, वो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न जो आइडिया है, पर्सपेक्टिव है, जिसमें जो बदलाव हैं, चेंज आ रहे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में सभी क्षेत्रों में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपका फार्मिंग हो, हर जगह, वो एग्जाम्पल है आपका पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव के। क्लियर टू ऑल? ये तो होगी सभी थ्योरी हमारे सामाजिक चेंज, सोशल चेंज के लेकर के, डिफरेंट थिंकर के द्वारा डिफरेंट थ्योरी की। अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी। क्या होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पहले पता रहना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण एक बेसिकली अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं हिरार्किकल अरेंजमेंट। किसका? लोगों का। इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, एक पूरी सोसाइटी हो सकती है। किस आधार पे होते हैं? कुछ फैक्टर होंगे जिसके आधार पर ये अरेंजमेंट होता है। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? कई हो सकते हैं। वेल्थ के आधार पर हो सकता है, ठीक है। शिक्षा के आधार पर हो सकते हैं कि कुछ लोग पढ़े ज़्यादा हैं, कुछ कम पढ़े लोग हैं। ऑक्यूपेशन के आधार पर हो सकता है कि सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग प्रकार के वर्क हैं, तो उसके आधार पर हम हिरार्की बना सकते हैं। या सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस के आधार पर हम बता सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। क्लास हो गया आपका, कास्ट हो गया, इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो समाज के अंदर जो सामाजिक स्त्रीकरण है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, एक हिरार्किकल अरेंजमेंट है, और जिसमें अरेंजमेंट सभी का है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। तो सोसाइटी में सभी ग्रुप है, इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो सब में, और जो फैक्टर हैं उनको स्ट्रैटिफाई करने के लिए दीज आर द वेरियस फैक्टर, जिसकी वजह से समाज के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अब इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरी हैं जो कि क्या हो गया, जिसके माध्यम से हम समझेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, और कौन सी थिंकर ने क्या बोला है, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। ओके, तो पहला इसमें जो थ्योरी आ जाएगा समझने के लिए, वो है फंक्शनिस्ट थ्योरी। फंक्शनिस्ट थ्योरी के अंदर किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मुरे, हाँ वो भी है, मतलब ठीक है, आपका सही है, डॉक्टर पार्सन। तो किंग्सले डेविस एंड W.N. मुरे के द्वारा क्या बोला गया, इनका जो आइडिया है, बेसिकली इनका जो आर्गूमेंट है इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर, कि देखिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, क्योंकि डिफरेंट वर्क हैं, तो उन सभी डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट पोजीशंस हैं। पोजीशन बोल सकते हैं या पोस्ट बोल सकते हैं, उनके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब देखिए कोई एक इंडिविजुअल सब काम तो नहीं कर सकता है। अगर वो कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर काम नहीं कर पाएगा, टीचर का काम नहीं कर पाएगा। तो जब सोसाइटी के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उनके लिए डिफरेंट लोग चाहिए जिनके अंदर डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए। ओके, टैलेंट डिफरेंट चाहिए, एजुकेशन डिफरेंट टाइप का चाहिए, शिक्षा या स्किल। तो ये बताते हैं कि इन सभी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, है ना। अगर कुछ मोटिवेशन होगा नहीं, फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं नेट की और आपको PhD एडमिशन चाहिए, तो अगर आपका JRF हो जाएगा तो पैसा मिलेगा। तो ये आपके पास ये मोटिवेशन है कि एटलीस्ट 5 साल तक आपको फाइनेंशियल आप स्टेबल रहेंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपके पास जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है JRF, ठीक है। या जिसको नहीं चाहिए JRF, केवल नेट चाहिए, तो उसका भी पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो कि आपको एक बोल सकते हैं कि इंस्पायर करता है या प्रेरित करता है कुछ काम करने के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट इसमें स्टेटस है,
ठीक है। अगर इनकम हाई होगी तो आपका स्टेटस हाई होगा, आपके पास ऐसी स्किल्स है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों से डिफरेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जितनी डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, उस पर उसकी हिरार्की बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, जो कि लोगों को मोटिवेट करती है। ओके, क्योंकि जो मोस्ट क्वालिफाइड लोग होंगे वही डिफरेंट रोल प्ले कर पाएंगे, ठीक है। और सोसाइटी उससे बेनिफिट भी होती है, तो सोसाइटी उनको जो है रिवार्ड की तरह या मोटिवेटिंग जो बोल सकते हैं मोटिवेशन या रिवार्ड से वो उनको प्रोवाइड करती है, और उसी के आधार पर लोग एक हिरार्की में बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ओके, तो ये बताते हैं बेसिकली लास्ट में ये है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बहुमूल्य है, बोल सकते हैं बेनिफिशियल है समाज सोशल चेंज सोसाइटी के लिए, ये स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। दैट इज़ वेरी नेसेसरी, कि अगर ये नहीं होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा तो समाज चल नहीं पाएगा, सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर स्ट्रेटिफिकेशन होगा ही नहीं, कुछ लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होगा तो क्यों पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल केवल अगर सबको ही जीआरएफ दिया जाएगा तो लोग तैयारी क्यों करेंगे, जब लगेगा कि चलो सबका वही जाना है तो नहीं करते हैं, तो कोई मोटिवेशन रहेगा नहीं किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो ये जो कोर आइडिया है इनका कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है दैट इज़ वेरी नेसेसरी, होना ही चाहिए, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी तभी फंक्शन कर पाएगी, चल पाएगी, जब समाज के अंदर ये स्ट्रेटिफिकेशन जो असमानता है, जो हिरार्की बनी हुई है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? कहाँ चला गया? यस सर। क्या हो गया? हाँ ठीक है। ओके, तो जो इनका कोर आर्गूमेंट है किंग्सले डेविस एंड विलियम मुरे का, कि स्ट्रेटिफिकेशन जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन रहे, और उस जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इसमें थ्योरी है आपकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। वन सेकेंड। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण बताया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है समाज के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस। क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से देखें, इस थ्योरी के हिसाब से, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से, तो उन्होंने जैसे कि बताया क्लास के अंदर जो दो क्लास है समाज के अंदर, और उसका कारण क्या है, मतलब अपने आप में उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है क्लास बनी है, तो इसका मतलब जो फैक्टर है स्ट्रेटिफिकेशन का वो क्या है, क्लास, ठीक है। और उसका कारण क्या है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड रिसोर्सेज। ओके, बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स में बात की। बिकॉज ऑफ दिस समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन बना हुआ है, क्लास बनी हुई है। इज इट क्लियर? और जो वेल्दी पर्सन है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है बना रहे, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। जो डोमिनेंट क्लास है या जो वेल्दी पर्सन है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, वो चाहते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन बना हुआ है वो ऐसा बना रहे, हमेशा बना रहे। और जो बाकी दूसरी क्लास है, इसको हम लेबर क्लास बोल रहे हैं, ओके, वो उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहें। क्योंकि अगर ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है, अगर ये बदल जाएगा, टूट जाएगा, तो इनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है सोसाइटी का, स्ट्रेटिफिकेशन पहले से है, वो चाहते हैं ऐसा बना रहे, उसके लिए पूरा कोशिश करते हैं इस प्रकार के इनक्वालिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो इनके इंटरेस्ट में है। सो ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है बेसिकली दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वेल्दी पीपल, रूलिंग क्लास। वो उसकी डोमिनेंस दिखाता है समाज के अंदर, और वही ये आपका एक समाज के अंदर क्लास क्रिएट करता है, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर, रिसोर्सेज, पावर, वॉट एवर यू कैन से। अब दो क्लास की जो बात की मैंने, वो दो क्लास कौन कौन सी है? एक आपका बोर्जुआ क्लास हो गई, दूसरी क्लास कौन सी है? प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट, मतलब ये आपकी लेबर क्लास, वर्किंग क्लास। और जो बोर्जुआ क्लास है वो आपकी रूलिंग क्लास, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, बाकी सभी रिसोर्सेज हैं, और इनके पास नहीं है। सो ये यहाँ पर क्लास बनती है।
और जो क्लास बन रही है इसको हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेटिफिकेशन के कई कारण हो सकते हैं, कई फैक्टर हो सकते हैं। एक इसमें क्लास है और समाज के अंदर उसका फैक्टर ये है कि बिकॉज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, रिसोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सोसाइटी के अंदर, इस वजह से क्लास क्रिएट हो रहा है। और ये चाहते हैं कि इस प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन बना रहे, कंटिन्यू रहे। कौन? रूलिंग क्लास चाहती है। क्लियर है? तो जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है इसके माध्यम से हमने जाना कि स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है और सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। यस सर, क्लियर है सर। एंड दैट कैन बी आल्सो सॉल्व बाय द रेवोल्यूशन। क्रांति के माध्यम से हम चाहें तो जो कैपिटलिज्म है उसको उखाड़ फेंक सकते हैं बाय द रेवोल्यूशन। तो अगर क्लास कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकल सकता है। नेक्स्ट है बेबेरियन अप्रोच, जस्ट टू अंडरस्टैंड दी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैक्स वेबर के द्वारा क्या बोला गया, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने बोला कि क्लास जो है, जो कि इकोनॉमिक पोजीशन के आधार पर उन्होंने बताया समाज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन जो मैक्स वेबर है उनका जो अप्रोच है थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में नहीं देख सकते। जैसे कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने बोला कि क्लास के आधार पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, इसको मल्टी डायमेंशनल देखना होगा। ओके, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द क्लास ओनली। क्लास भी हो सकता है और स्टेटस भी हो सकता है स्ट्रेटिफिकेशन का कारण, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताए थे 4, 5, 6, 8, उनमें से पावर भी हो सकता है। किसी के पास पावर ज़्यादा है तो वो भी उससे एक हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, और अगर किसी के पास स्टेटस ज़्यादा है तो उससे भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसका क्या पोजीशन है समाज के अंदर, और क्लास के आधार पर हम देख ही सकते हैं। क्लास तो मतलब आपका हो गया इकोनॉमिक पावर, स्टेटस का मतलब हो गया जैसे कि समाज में इज्जत, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, ये भी अपने आप महत्वपूर्ण होता है। और पावर का मतलब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, तो ये भी अपने आप एक इसके माध्यम से भी हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन तो उसका स्टेटस बहुत होगा समाज के अंदर लेकिन हो सकता है उनके पास पॉलिटिकल पावर ना हो, या पैसा ना हो, या ऐसे कोई पॉलिटिशियन जिनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत ईमानदार होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा। तो हम अगर ये बोलें कि स्ट्रेटिफिकेशन केवल क्लास के आधार पर होगा तो सही नहीं होगा बोलना, बिकॉज इन्होंने बोला कि हम इसको मल्टी डायमेंशनल देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो सोसाइटी में जो है हायरार्की में ऊपर होते हैं वो, या जिनके पास पावर ज़्यादा होती है तो उनको भी हम ऊपर रख सकते हैं। सो देयर वेरियस फैक्टर, देयर मल्टीपल डायमेंशंस थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेटिफिकेशन इन दिस सोसाइटी। इज इट क्लियर? यस सर। अब और भी इसमें थ्योरी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दी है। आगे हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सोशलाइजेशन क्या है, उसका जो डेफिनेशन रहता है उससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या प्रोसेस कैसा किस टाइप का है। तो 4-5 वो लोग ऑप्शन बना के दे देंगे स्टेटमेंट, और उससे आपको देखना होगा कि कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या है। क्या है सोशलाइजेशन बताइए, उसके बाद हम बताएंगे थ्योरी। समाजीकरण, सोशलाइजेशन मतलब ये होता है ना, ऐसे पैटर्न या वैसा बिहेवियर डाला जो सोसाइटी के हिसाब से सही हो। इसमें 2 आता है, री सोशलाइजेशन, डी सोशलाइजेशन। वो आपका प्रकार हो गया ना। हाँ Yes, sir. ठीक है, वो प्रकार हो गया। बेसिकली सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समाजीकरण। मतलब क्या है कि आप समाज का हिस्सा हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो है, पर्सन है, वो लर्न करता है, सीखता है, अपने आप को ट्रेन करता है। किस चीज़ को? जब वो सोसाइटी का हिस्सा है तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, बहुत सारी स्किल चाहिए होती है हमको सर्वाइव करने के लिए। अब हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है, हमारा कंडक्ट है, हम क्या करें, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, हमारे एक्शंस जो कि अप्रोप्रिएट हैं समाज के हिसाब से। और बाकी भी
डेविएंट बिहेवियर भी सीख जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सोशलाइजेशन में तो हमारा फोकस होता है किस प्रकार से समाज, इसको हम सभी को सोसाइटी में रह करके ये सभी चीज़ें सीख रहे होते हैं। एक बच्चा जो है जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो जो मदर है फादर है उनसे सीखता है बोलना, चलना, बैठना, उठना, खाना पीना। फिर वो बड़ा होकर के कम्युनिटी में जाता है तो उसके दोस्त बनते हैं, उनसे सोशलाइज होता है, उनसे सीखता है। फिर वो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में कुछ नई लर्निंग होती है, एजुकेशन है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में है, बाकी चीज़ें हैं। इस प्रकार से पूरी लाइफ में हर व्यक्ति डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो सोशलाइज होता ही रहता है। तो ये जो है प्रोसेस है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है बर्थ से। कब तक रहेगा? टिल दैट, मृत्यु से पहले पहले तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो सोशलाइज हो रहा है क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं निरंतर। सो दैट इज़ द एक्ट ऑफ लाइक लर्निंग समथिंग एवरी डे इज सोशलाइजेशन। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन से होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में दिखेगा, उसके एटीट्यूड में दिखेगा, उसके बिहेवियर में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी हैं जो सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करती हैं कि किस प्रकार से सोशलाइजेशन होता है। मीट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, जीएस मीट। इनके द्वारा क्या बोला गया कि सोशलाइजेशन कैसे होता है? देखो, सोशलाइज मतलब सोसाइटी से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल कैसे अलग अलग डिफरेंट स्पेस में कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे सीख रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का जो खुद का सेल्फ है ना, अवर सेल्फ बोल सकते हैं उसको, वो डेवलप हो रहा है विद द रेफरेंस ऑफ इंट्रक्शन, कि जब वो इंटरेक्ट करता है तो सीखता है। अब इंटरेक्ट किससे करेगा? सोसाइटी से, लोगों से, अपनी सराउंडिंग से। तो यहाँ पर उन्होंने दो अजम्पशन बताया इसकी, एक तो होता है मी, एक होता है आई। तो मी बताया जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन का यहाँ पर, ये एक आपका सोशलाइज एस्पेक्ट हो गया। और मी आई क्या है? इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल आपका एक्टिव एस्पेक्ट है व्यक्ति का, खुद का, किसी व्यक्ति का। क्लियर? अब सोशलाइज एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम किस प्रकार से लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट बिहेवियर को, डिफरेंट एटीट्यूड को, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस की। कहाँ से? सोसाइटी से। सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो वो सभी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। हमारा एटीट्यूड डिफरेंट, हमारा बिहेवियर अलग टाइप का होता है, तो वो एक्सपेक्टेशंस के आधार पर होता है। उसको बोलते हैं सोशलाइज एस्पेक्ट, जो कि सोशलाइजेशन के माध्यम से थ्रू दी इंटरेक्शन डेवलप होता है। ओके, और जो आपका आई होता है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट होता है, हमारे खुद के सेल्फ का, जिसको सेल्फ बोल सकते हैं, या उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो डेवलप कैसे होती है? दैट इज़ बेस्ड ऑन द मी, कि मी में किस प्रकार से वो सोशलाइज हुआ, कैसे इंटरेक्ट किया, कैसे सीखा, वो दर्शाएगा उसके, मतलब आई पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स वी कैन से कि इंडिविजुअल जो सेल्फ है उसका आइडेंटिटी है, दैट इज़ अफेक्टेड बाई और डेवलप बेस्ड ऑन दी मी। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो सेल्फ है व्यक्ति का, जो मैंने शुरुआत में बात की थी, अवर सेल्फ, खुद का सेल्फ, वो डेवलप होता है इस तरीके से, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इन्वायरमेंट में वो रहता है, किस प्रकार के माहौल में वो रहता है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। तो जो वर्ल्ड है उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट वो है, वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे बनेगी। जो व्यक्ति जिस हिसाब से जैसे माहौल में रहता होगा उस हिसाब से वो, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट, उसका एक्शंस डेवलप होते हैं, पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो जो इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो एक डिटरमाइन करती है व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति की पर्सनालिटी को। इज इट क्लियर? तो ये जीएस मीट का आपका थ्योरी है। दूसरा थ्योरी सीएच कूले, इसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ग्लास का मतलब यहाँ पर सोसाइटी से मिरर। इन्होंने बताया कि जो ग्लास है, मिरर है, वो एक सोसाइटी है। हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं अपने आप को। लुकिंग ग्लास कहाँ देखेंगे? सोसाइटी में,
उससे हमारा सेल्फ डेवलप होगा। तो जो कोर आइडिया इसका जो है कि हमारा जो खुद का सेल्फ होता है, अवर सेल्फ बोल सकते हैं या सेल्फ कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो बनता है, वो सेफ होता है, वो डेवलप होता है किस तरीके से कि हाउ अदर पीपल परसीव यू, कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं। लोग का मतलब यहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में, आपके जैसे कि पेरेंट्स हैं, हाउ योर पेरेंट्स परसीव यू, हाउ योर फ्रेंड्स परसीव यू, ओके, आपका पार्टनर आपको कैसे परसीव करता है, तो वो आपका डिफाइन करेगा कि आपका जो वन सेल्फ है, आपका अवर सेल्फ कंसेप्ट है, वो किस प्रकार का होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आपको कैसे अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर आपको आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर बार बार हम इसी प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा पर्सनालिटी, हमारा जो है स्वभाव किस प्रकार का है, हमारी आइडेंटिटी किस प्रकार की है। तो व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होगी वो डेवलप होगी उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे कि बाकी लोग उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकी लोग जो हैं वो मिरर की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं सुबह, तो उससे पता चल जाता है कि हम कैसे लग रहे हैं, देखने में ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर सोसाइटी है, तो सोसाइटी आपको जैसे परसीव करेगी वैसे आपकी खुद की आइडेंटिटी डेवलप होगी। दैट इज़ बेस्ड ऑन द हाउ अदर पीपल परसीविंग यू, दैट इज़ द मिरर। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पर उनका एक स्टेटमेंट था, उसको भी थोड़ा लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जीएस गोले के द्वारा एक बोला गया कि इसको समझाने के लिए लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी को, कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। I am what I think you think I am। कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, ना ही मैं वो हूँ जो आप सोचते हैं। मैं वो हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। समझ में आ रहा है? मैं वो हूँ मतलब मेरी पर्सनालिटी, मेरी आइडेंटिटी वो है कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप लोग आपको कैसी परसीव कर रहे हैं, लोग आपको कैसी परसीव करेंगे, आप उस पर भी आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बेसिस पे आप अपने आप को परसीव कर पाओगे कि हम क्या हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सो आई एम व्हाट आई थिंक व्हाट यू थिंक आई एम। मैं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, किसके बारे में, हमारे बारे में। लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसके आधार पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप कर पाते हैं। ओके, सो आइडेंटिटी डेवलप बेस्ड ऑन हिज हर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ अदर पीपल परसीव यू। क्लियर? बोलिए। यस क्लियर सर। ठीक है, क्लियर टू ऑल? जी सर। यस सर। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब इसमें सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसको हम आगे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा एक साथ। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में पहले हम बात करेंगे जेन पियाजे की थ्योरी। जेन पियाजे, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनकी जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट क्यों है, और वो कैसे दुनिया को देख रहे होते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ओके, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया कि जो बच्चों की रीजनिंग है ना, बच्चों का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, समझने का, वो डिफरेंट होता है। ओके, तो अगर हमको समझना है तो हमको बच्चों की पर्सपेक्टिव से, उनके नज़रिए से हमको देखना होगा, समझना पड़ेगा, तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे का किस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है।
ओके, उसके लिए ने बहुत सारे जो है कंसेप्ट या बोल सकते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस बताई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि यूज़ होते हैं उसको समझाने के लिए, मतलब जो स्टेज दी है इनके द्वारा उसको समझाने के लिए पहले उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दी है जिसको समझ लेते हैं हम लोग। एक तो है आपका स्केमा, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा क्या है अकोमोडेशन, चौथा है इक्विलिब्रेशन। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब ऐसे ही जैसे कि चिप होती है ना, या मान लीजिए आपका मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, उसी प्रकार का होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में ना, जैसे बच्चा है तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक बने होते हैं इस प्रकार के, ठीक है, जिसको स्कीमा बोला जा रहा है या फोल्डर बोल सकते हैं। 1 सेकंड, इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो जो फोल्डर हैं, जो जैसे कि हम लोग लैपटॉप के अंदर बहुत सारे फोल्डर बना लेते हैं अलग अलग टाइप के, उसी प्रकार के फोल्डर स्कीमा के अंदर होते हैं और उसमें कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती जाती है। 1 सेकंड। ओके, तो ये स्कीमा के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं जिसको बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, और हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भरती जाती है, शेयर की जाती है। बच्चा जो कुछ देख रहा होता है, परसीव कर रहा होता है, वो इस ब्लॉक के अंदर रखता जाता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में हम लोग भरते जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने पहली बार अगर डॉग देखा तो उसने इस इन्फॉर्मेशन को स्कीमा के अंदर डाल लिया। अब डॉग को ऐसे डायरेक्ट नहीं वो देखेगा कि इसके 4 पैर हैं, ठीक है, ये भौंकता भी है, ये चलता भी है, इस प्रकार के कुछ उसने फीचर अपने दिमाग में बनाए और उस मेमोरी को उसने कहीं पर फिट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो बना हुआ है, जैसे मैंने पहले बता दिया बना हुआ स्कीमा है, उसमें वो नई इन्फॉर्मेशन फिट करने की कोशिश करता है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बच्चा जो कोशिश करेगा कि वो नई इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेगा, फिट करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बाद में कभी उसने कैट देखा या और कोई देखा, तो पहले देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, है ना, ये भी चल फिर रहा है, तो उसको लगेगा शायद डॉग है। लेकिन अगर उसको बताया जाएगा कि ये डॉग नहीं, ये कैट है, तो फिर उसी स्कीमा के अंदर और दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर, दूसरे फोल्डर के अंदर वो इसको एसिमिलेट कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता जाता है। समझ में आ रहा है कि जो कैट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डॉग, तो इसके लिए फिर दोबारा से उसके अपने स्कीमा के अंदर नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और उसके जो डिफरेंट फीचर हैं कैट के, जो डॉग से अलग होंगे, उस फीचर को अपने दिमाग के अंदर डाल लेगा और एक नया स्कीमा डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो अकोमोडेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो पहले से बना हुआ आपका स्कीमा है उसमें मॉडिफाई करना, कुछ चेंज करना और नए को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो मैंने अभी बता दिया पहले कि किस प्रकार से अकोमोडेट कर रहा है वो, कैसे करेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। जब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो कैट है वो डिफरेंट होती है डॉग से, तो फिर वो नए स्कीमा के माध्यम से कैट के जो भी डिफरेंट फीचर्स हैं उसको इकट्ठा कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, समायोजित करना नहीं और कुछ होता है रिकमेंडेशन का मतलब। ओके, तो अकोमोडेशन में हमारा काम हम होता है मॉडिफाइंग करना, मॉडिफाई दी करंट स्कीमा। नेक्स्ट होता है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिसमें हम जो है बैलेंस करते हैं, किसमें, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा हम कोशिश करते हैं उसकी बनी रहे, लगातार बनी रहे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नया स्कीमा डेवलप किया जिसमें जो कैट के फीचर थे उसको डाले, पहले डॉग के फीचर थे वो पहले से उसमें थे, तो यहाँ वो क्या कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फिर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट हो सकती है ना, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी उसको। अगर वो अपडेट नहीं करेगा अपने स्कीमा को तो वो कहीं ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि उसको पता है जो डॉग के फीचर हैं वो कैट के फीचर नहीं है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो फिर जब भी नई चीज़ देखेगा तो वो नए फीचर डेवलप करेगा उसको दोबारा से सेव करेगा।
तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होती जाएगी, अदरवाइज फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट उन्होंने पहले बता दिए कि ये इस प्रकार से जो स्कीमा वर्क करता है, इस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे के दिमाग में, किस प्रकार से नई नई चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, रखता है, एसिमुलेट करता है, अकोमोडेट करता है, या उसको बदलता है, अल्टर करता है, मॉडिफाई करता है, और कोशिश करता है कि लगातार इस प्रकार का प्रोसेस चलता रहे, किसी प्रकार से डिसफंक्शनिंग या बोल सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट ना हो, किसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो। तो उसको बनाए रखने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है थ्रू दी अकोमोडेशन। नए नए स्कीमा बनाएगा बार बार। ओके, इसके बाद इन्होंने 4 स्टेज दी है। पहला स्टेज है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेके 2 साल तक रहते हैं। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल। अब इसमें जो ईयर है वो फिक्स नहीं होता है, कभी कभार वो लोग 8 दे देंगे अगर मान लीजिए ऑप्शन में, तो क्लोज उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होगा ना वो डिफरेंट, सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है, तो 5-6 महीने 8 महीने आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब जो पहला स्टेज है जिसको बोल रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। याद रखना एग्जाम में आता है किस साल, मतलब जन्म से लेकर 2 साल के बीच में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। आई थिंक किसी बुक में और कुछ लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो है चीज़ों को जो है एक जगह फिक्स है रहती है, उस चीज़ को वो रिकोगनाइज कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा छोटा होगा ना, तो उसके सामने आप कुछ चीज़ लेके जाएंगे तो खुश होता है, उसको आप हटा लेंगे तो रोने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जो वस्तु है या जो कुछ है वो हट गया है, अब नहीं रहा या नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, जब उसके अंदर वस्तु स्थायी डेवलप होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होगा, तो अगर उसके सामने से कोई चीज़ हटाएंगे, आप छुपा लेंगे कुछ समय के लिए, तब भी उसको पता है कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो कहीं गायब नहीं हुई या ख़त्म नहीं हुई है, वो एग्जिस्ट करती है, बाद में आ सकती है। सो वो खोजना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा बच्चे जो है और आप कुछ छुपाएंगे तो वो खोजना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। वो उसको खोजेंगे, उनको लगता है शायद कहीं छुपी है, कहीं है, उसको हम खोज सकते हैं। उससे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो शायद वो आप उनको नहीं वो चीज़ दिखाएंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है शायद ये चीज़ अब नहीं है या ख़त्म हो गई है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, चीज़ों का होना। इस चीज़ को वो महसूस करना स्टार्ट करते हैं, समझ जाते हैं कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दे आर अवेलेबल समवेयर अदर, सामने नहीं है तो फिर भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इज इट क्लियर? दूसरा होता है आपका सेंसरी एक्सप्लोरेशन। सेंसरी एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि सेंसेस जो होते हैं ना दुनिया को, वो सेंसेस के माध्यम से देखते हैं चीज़ों को, जैसे टच करना, सूंघना, टेस्ट करना, है ना, देखना, स्मेल करना, ये सब चीज़ें उनमें डेवलप होने लगती है। और मोटर स्किल भी डेवलप होती है धीरे धीरे करके। ओके, शक करना, चलना फिरना, धीरे धीरे करके वो चलना फिरना स्टार्ट करते हैं, तो ये स्किल डेवलप होती है। ये स्किल है, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली तो मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, वो धीरे धीरे करके सोच के समझ के पहले जो है डायरेक्ट चलना स्टार्ट नहीं कर देता है ना, धीरे धीरे करके चलता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो सिंबॉलिक प्ले है उसको स्टार्ट कर देता है। कि सिंबॉलिक मतलब इमेजिनरी, जो चीज़ों को देख करके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा किसी चीज़ से, है ना, जैसे कि जो माचिस बॉक्स होता है उसको वो चलाता है, उसको लगता है गाड़ी है ना, इस प्रकार से। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। या जो डॉल है उसके साथ खेलेगा वो, ठीक है, वो सिंबॉलिक प्ले या बोल सकते हैं इमेजिनरी प्ले करना स्टार्ट कर देता है। चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट चीज़ों से, इस तरीके से उसको बोलते हैं सिंबॉलिक प्ले करना। और साथ ही साथ इस चीज़ के अंदर बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म रहता है। ईगो सेंट्रिज्म मतलब क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर ऐसा रहता है, उनका जो खुद का पर्सपेक्टिव होता है उसी से चीज़ों को देख पाते हैं वो, इसी इसको लिख रहे हैं हम ईगो सेंट्रिज्म। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नज़र से नहीं देख पाते चीज़ों को। ओके, वो उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म।
कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अगर उनके साथ खेलोगे तो आंखें बंद कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम अगर अपनी आंखें बंद करेंगे तो सामने वाला गायब हो जाएगा या हम उसको दिखेंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, मतलब वो अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं नहीं दिखूंगा सामने वाले को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वो दूसरे पर्सपेक्टिव से नजर नहीं देख पा रहा, वो अपने पर्सपेक्टिव से देख पा रहा है, उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। क्लियर? एक और होता है इसमें एनिमिज्म। क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनके अंदर वो ह्यूमन फीचर देखता है, ह्यूमन क्वालिटी देखता है। जैसे खिलौना वगैरह है, उनके साथ खेलता है, उनको एकदम उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे हम ह्यूमन इंसानों को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको लगता है इनके साथ इनमें फीलिंग है, उनके साथ खेलता है, बैठता है, बात करता है, टॉक करता है, वो उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे हम सभी इंसानों के साथ बिहेव करते हैं। दैट इज़ द एनिमिज्म, कि हाउ भी जो क्वालिटी है ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम ह्यूमन लाइक क्वालिटी देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जब बच्चा 7 साल से 11 साल का हो जाएगा तो फिर वो है उनके अंदर बोल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट डेवलप होता है और क्लासिफिकेशन, चीज़ों को अलग अलग कर देना, क्लासीफाई कर देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 बॉल हैं अलग अलग कलर की, तो बता देगा कि इसमें 2 बॉल ब्लैक हैं, एक ग्रीन है, इस प्रकार से कन्वर्जेशन कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। मतलब कन्वर्ट करना चीज़ों को, एक अमाउंट फिक्स अमाउंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, क्वांटिटी सेम रहेगी, वो चीज़ समझने लगता है कि एक गिलास में पानी है, अगर उस पानी को उठा करके बॉल में डाल दिया जाए तो उसका शेप बदल जाएगा, ना कि क्वांटिटी, वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, कि मतलब अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, केवल उसका वॉल्यूम चेंज, सॉरी उसका शेप चेंज हो रहा है। और रिवर्सिबिलिटी का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कैलकुलेशंस वगैरह करना, जैसे 2 + 3 = 5 होता है तो 5 - 2 करके 3 कर देगा, या इस प्रकार से कुछ ना कुछ करके वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 साल से प्लस होती है। फॉर्मल का मतलब है जैसे कि हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं, तो जब बच्चों की बड़ी उम्र हो जाती है तो वो चीज़ों को देख सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर लेते हैं। abstract thinking, ना? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल। उसको मतलब चीज़ों को आप एब्स्ट्रैक्टली देख पा रहे हैं, हाइपोथेसिस बना पा रहे हैं, चीज़ों की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको लेकर के आप सोच पा रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है, लॉजिक डेवलप हो रहा है ना, उसके आधार पे आप जनरलाइज कर पा रहे हैं, कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। जैसे कि आपने, आपके पास 50 चीज़ें हैं, उसके बाद आपने कुछ सैंपल लिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे की उम्र कम होती है, स्पेशली 11 साल, तो उसमें ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है उसके अंदर। ठीक है, चीज़ों को फॉर्मुलेट कर पाना, सोच पाना, बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों को जनरलाइज कर पाना, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को आगे पीछे कर पाना, ये सभी चीज़ें उसमें डेवलप हो पाती हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है किसी चीज़ के होने की, ना होने की, वो सभी चीज़ें वो दिमाग में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ अ फॉर्मल ऑपरेशंस। क्लियर? बोलिए बोलिए। जी सर। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। उनके द्वारा भी स्टेज दी गई है, जिसको बोलते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या बताया इन्होंने कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो होता है कैसे, वो होता है सीरीज में होता है, स्टेज में होता है, लेकिन जहाँ पर जो जिसको बोलते हैं प्लेजर सीकिंग एनर्जी, या इसको हम लिबिडो बोल देते हैं, या कहीं कहीं इसको हम बोलते हैं इद, तो इसका मतलब एक ही होता है कि जो प्लेजर सीकिंग एनर्जी है वो फोकस करती है बॉडी के किसी न किसी अंग पर, या बोल सकते हैं डिफरेंट जो इरोजिनस जोन होती है बॉडी में, वहाँ पर जो है वर्क करता है, फंक्शन करता है एनर्जी। लिबिडो बोल सकते हैं, ईद बोल सकते हैं, एक ही बात है। और हर एक डिफरेंट स्टेज के अंदर जो है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता जाता है इन अ वेरी थ्रू दी सीरीज ऑफ स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहला है ओरल स्टेज, दूसरा है एनाल स्टेज, तीसरा है पैलिक स्टेज, चौथा कौन सा है? लेटेंसी स्टेज, और पांचवा जेनाइटल।
ठीक है, ये है। अब इसको डिटेल में समझाना नहीं होगा, आई थिंक पता होगा आप लोगों को। इज नीड टू एक्सप्लेन। जी सर पता है। तो ये आपके हो गए सिगमुंड फ्राइड का साइकोसेक्सुअल एनर्जी। नेक्स्ट कल हम डिस्कस किए थे, वैसे उसको एक बार लिख देता हूँ दोबारा। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? एरिक एरिक्सन के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने 8 स्टेज डेवलपमेंट की। तो एग्ज़ाम अगर आएगा तो आप लोग कर पाओगे ये पर्सनालिटी की जितनी भी थ्योरी है। जी सर। ओके। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, आई थिंक वो शायद आ सकता है। वैसे तो पता है हम लोगों को साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्राइड की है, उसमें जो कोर आइडिया उनका है कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है थ्रू दी अनकॉन्शियस फोर्सेस, और साथ ही साथ जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है कि बचपन में जन्म से लेकर 5 साल तक जो हमारी लर्निंग होती है ना, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, वो इम्पैक्ट करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को फ्यूचर में। ठीक है, तो की कंसेप्ट उनके ईद ईगो सुपर ईगो है, और इनके द्वारा बताया गया कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। उसमें से एक तो मैंने बता दिया कि वो लिबिडो एनर्जी है, या पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी में किस प्रकार से पर्सनालिटी को सेव करता है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं, एक तो होता है आपका लव और दूसरा होता है अग्रेशन। तो एक एनर्जी है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी हो गई। ये लाइफ को बनाती है, लाइफ प्रिजर्विंग एनर्जी, और दूसरी होती है लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने वाली, ख़त्म करने वाली। क्लियर है? तो ये लव को इन्होंने बोला इरोज। जी थैनाटोस क्या कुछ बोलते हैं ना? हाँ, इसको बोलते हैं इरोज, जो कि लाइफ प्रिजर्विंग एनर्जी होती है, जो लाइफ को बनाती है। ओके। दूसरी होती है जैसे एग्रेशन है, गुस्सा है, हेट है, ये क्या अग्रेशन में आता है, ये आता है आपका किस में? थैनाटोस के अंदर। ये नेगेटिव एनर्जी है। जी ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। तो ये रिस्पेक्टिवली 2 प्रकार की एनर्जी होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को सेव करती हैं, और हमको देखना होता है कि हम कोई व्यक्ति किस स्टेज के अंदर, किस टाइप की एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है। मतलब समझने के लिए हम लोग थ्योरी यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरी पर्सनालिटी की 2 अप्रोच और भी हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एक तो आपका अब्राहम मैस्लो का आपने पढ़ा होगा, दूसरा है कार्ल रोजर। अब इनका जो थ्योरी है वो तो अब पता होगा आपको, मैं लिख देता हूँ वैसे, कि जो ह्यूमन नीड है बेसिकली वो इनका एक हायरार्किकल मॉडल होता है। ठीक है, जो सबसे लोअर नीड होती है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद फिर जब बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है तो हम एज ए मोटिवेटेड हम फर्दर आगे वाली नीडों पे फोकस करते हैं, जिसमें आपका पहला होता है फिजियोलॉजिकल नीड, है ना, बेसिक नीड जो सर्वाइवल के लिए, जैसे रोटी कपड़ा है, मकान है। फिर आती है आपकी सेफ्टी नीड, फिर लव एंड अफेक्शन, प्रेम, रिश्ते, फिर आती है आपकी स्टीम नीड। ये सब मिल जाता है तो हम फोकस करते हैं स्टीम नीड पर। रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। फिर लास्ट में सब कुछ मिल जाएगा तो हमारा फोकस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर हम इन सभी चीज़ों से ऊपर निकल कर जो है अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं। बिकॉज जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है, वो फुलफिल हो जाती हैं। ओके, तो हमारा पर्सनल कितना डेवलपमेंट हो सकता है, इन्वॉल्व फुलफिलमेंट हो सकता है, उस पर फोकस करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, भले के लिए काम कर रहे होते हैं। ओके, दूसरों की खुशी में खुशी देखना या दूसरों के लिए मदद करना, या उस स्टेज को बोलते हैं सेल्फ एक्टिवेशन नीड। ओके, जस्ट टू रीच दैट यूर वन फुल पोटेंशियल और यूटिलाइज फुल पोटेंशियल। तो ये तो हो गया आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। दूसरा है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर के द्वारा क्या बोला गया थ्योरी? देखो, जो थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, उसी को इन्होंने सपोर्ट करके आगे बढ़ाया हुआ है, और आगे इन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में
इन्वायरमेंट को ऐड कर दिया कि बाहरी फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ एक्चुएशन में। सेल्फ एक्चुएशन तो होगा, लेकिन एक फैक्टर और भी है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो है बाहरी वाला इन्वायरमेंट बोल रहे हैं जिसको। इसको उन्होंने बाद में नाम दिया फिनोमिनल फील्ड। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या है बताइए। ये बताते हैं कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है ना, वो रिवॉल्व करती है उसके खुद के सेल्फ कंसेप्ट्स पर, और जो कि बनता है दो तरीके से। एक तो मैंने एनवायरनमेंट की बात की कि भाई बचपन का जो अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है, ओके, और किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, ये सभी चीज़ें डिफाइन करेंगे उसकी किस प्रकार का सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होगा। कि इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है उसका खुद का परसेप्शन अपने बारे में, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या वैल्यू है, उस चीज़ को जान पाना, वो सेल्फ कंसेप्ट उसको हम बोल रहे होते हैं। दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव, हाँ आइडियल टाइप बताए थे क्या सर इसमें? हाँ बताएंगे, आगे बताएंगे। तो हाँ वो उसके इसी के आगे है, उसको समझा दूंगा मैं। तो सेल्फ कंसेप्ट में आपका दो प्रकार का हो सकता है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और जो नेगेटिव है वो आगे हम बताएंगे उसको किस प्रकार से बताते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट में जो होता है कि जब आप अपने आप में अच्छा फील कर रहे होते हैं, गुड फील कर रहे होते हैं, सेफ फील कर रहे होते हैं, पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, वो एक आपका पॉजिटिव कंसेप्ट होता है। नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। किन किन चीज़ों में? आपका जो खुद का सेल्फ इमेज है, सेल्फ स्टीम है और आइडियल सेल्फ है, अगर उसमें गड़बड़ी है या उसमें आप सही से कॉन्ग्रुएंस नहीं बिठा पा रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ क्या बोलेंगे फिर, यू आर नॉट हैप्पी, लाइक आपकी जो प्रेजेंट अवस्था है या आप जो चाहते हैं उसके बीच में किसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस नहीं बना पा रहे हैं, या बोल सकते हैं काइंड ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस है। तो जो मिसमैच होगा आपके तीनों कंपोनेंट के अंदर, तो उससे एंजाइटी क्रिएट होगी या मानसिक रूप से डिप्रेशन या इस प्रकार की साइकोलॉजिकल इशू भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं जब आपका सेल्फ इमेज नेगेटिव होने लगेगा, जब वो अलाइन नहीं करेगा बाकी चीज़ों से, जैसे आपका आइडियल सेल्फ है। तो आगे आइडियल सेल्फ समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैं समझाऊंगा आगे सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, और ये मैस्लो की थ्योरी और कार्ल रोजर की थ्योरी। जी सर क्लियर है। ओके, अब इन्होंने कहा कि जो सेल्फ कंसेप्ट है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट में सबसे पहले एक होता है सेल्फ इमेज, दूसरा होता है सेल्फ स्टीम, तीसरा होता है आपका आइडियल सेल्फ। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, है ना। आपका खुद का आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेंड्स, आपके जो लक्षण है, आपकी एबिलिटी है, जो आपके पास जो स्किल्स है, ये आपकी अंदर की पिक्चर है, उसको बोल रहे हैं सेल्फ इमेज, कि आप जो हैं, दैट इज़ द सेल्फ इमेज। दूसरा होता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को पहचान पाते हैं, एवेल्युएट कर पाते हैं। स्टीम आया आपका एस्टिमेशन से, स्टीम आपका आया एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में कैसे एवेल्युएट कर पा रहे हैं खुद को। जैसे कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आपका सेल्फ स्टीम है, ये एक्सेप्टेंस की भावना, ये भी सब आपका सेल्फ वर्थ, ये सब आपके सेल्फ स्टीम में आएगा। तीसरा आता है आपका आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होता है? दैट यू एस्पायर टू बी, जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका विजन है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ विजन और आप वो बनना चाहते हैं, दैट यू लाइकली टू बी बिकम, और आप उसके बारे में सोचते हैं, दैट इज़ द योर आइडियल सेल्फ। क्लियर? जी सर। तो प्रेजेंट टाइम में आप स्टूडेंट हैं, अगर फ्यूचर में आपको प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर आपके लिए आइडियल सेल्फ हो जाएगा। आपका खुद का है ये, ठीक है। वो एक रेफरेंस ग्रुप होता है, वो अलग होता है, लेकिन आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि जो आप बनना चाहते हैं, आपका जो विजन है, कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बनना है, कि आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, दैट व्हाट यू एस्पायर टू बी, दैट इज़ द आइडियल सेल्फ। ओके, तो ये हो गया आपका तीनों। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंस का।
कांग्रेस का मतलब होता है कि तीनों में अगर इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो तीनों में अगर मैच है, क्लोज मैच है, तो कांग्रेस बेहतर है। मतलब इसकी जो डिग्री है वो हाई होगी। हाई होगी तो क्या होगा, व्यक्ति का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगर इनके अंदर, तीनों के अंदर मिसमैच आ रहा है किसी प्रकार से, तो फिर कांग्रेस की डिग्री है वो हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं इनकांग्रेंस। या मिसमैच ज़्यादा होगा। मिसमैच ज़्यादा होगा तो जो सेल्फ कंसेप्ट आपका वो नेगेटिव डेवलप होगा। ओके, नेगेटिव होगा तो मतलब व्यक्ति लो सेल्फ स्टीम फेस करेगा, उसको लगेगा कि वो कुछ काम का नहीं है। सेल्फ वर्थनेस की भावना होती है व्यक्ति के अंदर कि उसको लगता है कि वो कुछ काम का नहीं है, या इनएडुकेसी की भावना आती है। तो ये सभी की जो अगर इस प्रकार की स्वभाव, इस प्रकार की फीलिंग्स डेवलप हो रही है नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ कि इन तीनों कंसेप्ट के अंदर कांग्रेस स्थापित नहीं हो पा रहे, मिसमैच ज़्यादा है। क्लियर। जी सर। तो ये आपका हो गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है पर्सनालिटी की। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है। अब इसमें थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो थ्योरी है उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए अगर हम जो बोलते हैं ना क्लाइंट सेंटर थेरेपी, कल बात कर रहे थे हम लोग CCT की, जहाँ हमारा फोकस होता है क्लाइंट जो है सेंटर में होता है। तो एज ए सोशल वर्कर आपका क्या काम होता है कि आप जेन्युइननेस शो करें, एक पॉजिटिव रिगार्ड्स रखें उस व्यक्ति के प्रति, उसको उसके जो भी ओपिनियंस हैं उसको सुने, उसको बिना किसी जजमेंट के एम्पैथी शो करें, जो व्यक्ति को जो है लव केयर एंड अफेक्शन शो करें, सो दैट कि व्यक्ति खुद का जो, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का फोकस होता है सेल्फ एक्टिवेशन पे ना, कि अपने आप को कैसे वो बेहतर कर सकता है, कैसे अपने आप को ग्रो करा सकता है। तो यही फोकस होता है इसका। तो ये जो CCT है या बोल सकते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, और ये जो अप्रोच है आपका सेल्फ कंसेप्ट का, इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हैं थोड़ा सा। क्लियर। जी सर। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी आपकी बिहेवियरल थ्योरी। ऑफ पर्सनालिटी। अब बिहेवियरल थ्योरी में क्या, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या कोर आइडिया है, बताइए। देखिए, अभी तक हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी की, या डिफरेंट थ्योरी पढ़ी है, उसमें जैसे कि बहुत सारी थ्योरी में मानना होता है कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है ना, उसके पीछे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है, बन सके द वेरियस फैक्टर जो कि किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं, वो जैसे कि सिगमंड फ्राइड का है और बाकी का है कि आपका अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, या आपका आंतरिक इंटरनल मेंटल स्टेट है, ये भी एक फैक्टर होते हैं। लेकिन जो जितने भी बेवरिस्ट हैं उनका मानना है कि उन्होंने बेसिकली इसको जो है ऑब्जर्व किया, ये जो आइडिया को रिजेक्ट किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इस आइडिया को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा दैट इज शेप बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट थ्रू द ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, और बोल सकते हैं मेजरेबल ऑब्जर्वेशन। बहुत बारीकी से अगर समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम जल्दी लर्न कर पाते हैं अपने इन्वायरमेंट को। तो इनका जो कोर आइडिया है बेवरिस्ट का, कि जो लर्निंग प्रोसेस है दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द इंटरेक्शन विद द पीपल बाय ऑब्जर्विंग दैम। क्लियर। जी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मैंने कल बता ही दिया था, पावलव की थ्योरी थी। जिसमें मैंने डॉग का एग्जाम्पल दिया था। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, स्टिमुलस किस प्रकार से फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, एक तो हो गया, वो दोबारा नहीं बताएंगे। दूसरा है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो दिया था स्किनर ने।
लर्निंग थ्रू दी कॉन्सिक्वेंसेस, जिस प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस होगा उस प्रकार से हम चीज़ों को लर्न करेंगे। अब पनिशमेंट होगा तो हम उस प्रकार के बिहेवियर को नहीं दर्शाएंगे दोबारा, और अगर रीइंफोर्समेंट हो रहा होगा, रिवार्ड मिल रहा होगा, तो उस प्रकार के बिहेवियर को बार बार हम रिपीट करने वाले हैं। दैट इज ए कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं, एक बॉक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। रैबिट इसके अंदर उन्होंने डाला, एक रैबिट था, चूहा था, और यहाँ पर इस प्रकार का उन्होंने पूरा एक जाल लगाया जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट था। यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि फूड डालने वाली जगह थी, फूड डिस्पेंसर बोल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। ओके, तो शुरुआत में ये जस्ट इमेजिन करिए कि एक जो है इसके अंदर कोई भी, मान लीजिए रैबिट है, कुछ भी है, इसके अंदर है। अब वो शुरुआत में क्या करेगा, अलग अलग चीज़ों को टच करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कौन चीज़ क्या से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है उससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने पहले जो है यहाँ पर जो करंट डला हुआ है उसको टच किया तो उसको करंट लगा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव नहीं है। तो उस चीज़ को उसने सीख लिया। अब अगेन उसने दोबारा से यहाँ पर कहीं टच किया किसी साउंड वाले पर, तो वहाँ से बहुत भारी साउंड आया, तो उसने उसको दोबारा उसको भी टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहा है वो प्लेजरेबल नहीं है, वो अच्छा आउटकम नहीं है, तो उसने उसको दोबारा टच नहीं किया। फिर उसने टच किया यहाँ पर फूड वाले डिस्पेंसर को, तो यहाँ से टच करने से बहुत सारा फूड आया, तो उसने देखा कि यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है हमारे एक्शन का वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो जो उसने इतने ट्रायल लिए मल्टीपल जगह पर, जो डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें लगी हुई थी, मल्टीपल जगह पर ट्रायल करके देखा कि कुछ जगह पर जो है उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है, मतलब वहाँ पर उसको दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है, काइंड ऑफ पनिशमेंट। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर टच करने से उसको फूड आ रहा है, इस पर दबाने से, तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो उसका बिहेवियर रहेगा वो रिपीट करेगा, उसको बार बार प्रेस करेगा लीवर को, क्योंकि फूड आने वाला है। तो ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, दैट इज लर्निंग थ्रू दी कॉन्सिक्वेंसेस, थ्रू दी पनिशमेंट, थ्रू दी। तो दो तरीके से हो सकता है आपका रिवार्ड, मतलब जो रीएनफोर्समेंट है इसको रिवार्ड बोलते हैं, जिससे हम बिहेवियर को दोहराते हैं, लाइकली टू बी बिहेवियर उसको रिपीट करते हैं, और दूसरे से रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। जी यस सर। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी बंडूरा की, जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पर ये बताते हैं कि लर्निंग बाय दी ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, नकल करके दूसरों से सीखते हैं। इसके कुछ की स्टेप्स थे, की प्रिंसिपल दिए थे। पहला तो आपका अटेंशन था, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा था मोटिवेशन। ओके, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था बोबो डॉल पर। इन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है टीवी के सामने बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई कार्टून चल रहा है, और वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है हाथ में डॉल है, और डॉल को जो है अग्रेसिवली उसको हिट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसको किक कर रहा है। तो जो अग्रेसिव बिहेवियर है जो कि एक बच्चे के द्वारा देखा गया टीवी में, एक इस प्रकार से एक अडल्ट जो है अग्रेसिव बिहेवियर दर्शा रहा है, बिहेवियर को दिखा रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है टीवी के अंदर, उसने उसको लर्न किया। बाद में बच्चा जो है उसको इमिटेट करेगा, मतलब उसको दोहराएगा कि जो अडल्ट बिहेवियर का जो व्यवहार था, जो एग्रेसिव बिहेवियर था, उसको दोबारा से वो डिमोन्स्ट्रेट करेगा। दैट इज द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इस जैसे कि सिंपल भाषा में बोलें तो जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे भाषा सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, उनको देख करके, उनको ऑब्जर्व करके वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको इमिटेट करते हैं उनकी स्पीच को। ओके, अपनी सिबलिंग्स जो हैं घर में और बाकी लोग जो हैं अडल्ट हैं, उनको देख करके सीख ही रहे होते हैं। तो बच्चों की जो लर्निंग होती है बोलने की, सुनने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की, वो ऑब्जर्व करके ही होती है, उनको देख करके, नकल करके, या जो सोशल स्किल सीख रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे, जैसा देखेंगे वैसे सीख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोऑपरेशन, दूसरे को सुनना, अंडरस्टैंड करना, बातें शेयर करना, बाकी की सोशल स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें वो देख करके ही सीख रहे होते हैं। तो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन थ्रू दी लर्निंग थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेटिंग फ्रॉम अदर पीपल। क्लियर?
यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं, फिर बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने मोस्ट ऑफ द कवर कर दी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ रिवीजन हो गया थ्योरी का स्पेशली। यस सर। बाकी कुछ फैक्चुअल डेटा उसमें होगा, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी हैं तो मैंने नहीं बताई, जैसे कि रिलीजन क्या है, फैमिली की, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता है। और जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया, क्योंकि रिवीजन में यही होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लीजिए, बाकी तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बट आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरी आती है, थ्योरी के किसके द्वारा दी गई है, थिंकर कौन है, और कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा आई थिंक उससे बहुत सारा क्लियर हुआ होगा कौन सी थ्योरी कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, सोशलाइजेशन की थ्योरी कौन सी है, सोशल चेंज की थ्योरी की है, पर्सनालिटी की थ्योरी कौन सी है, कैसे कौन कौन थिंकर हैं। तो बेसिक जो आइडिया होता है एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी दिमाग के अंदर। जी सर। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरा जो प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि यूनिट 3 यूनिट 4 तो इतना डिफिकल्ट है नहीं, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहो तो रिवाइज करा देंगे। यूनिट 5 को पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, वो लेंदी भी है, वो काफ़ी बड़ा यूनिट है और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ सर, और मे भी आने के ज़्यादा चांसेस है हाँ। यूनिट 5 में। हाँ, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रिंसिपल है, आपको याद करना है, अच्छे से याद कर लेना। जो मॉडल वगैरह है वो हम लोग क्लास में डिस्कस किए, PYQ किए, तो बहुत सारे बार बार डिस्कस किए हैं आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, सोशल एक्शन के, तो वो आप लोग पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें आपको डाउट रहेगा आप लोग ग्रुप में डाल देना कि सर ये मॉडल या ये वाला अप्रोच समझा दीजिए सोशल एक्शन का या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं समझा सकता हूँ, दैट इज़ नॉट बिग इशू, उसको हम ले सकते हैं अलग से। बट यहाँ जैसे कि यूनिट 5 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, इनको हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे ये यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 उनको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, और यूनिट 3 एंड 4 आप लोग रिवाइज करिए कल। उसमें जो भी डाउट है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में या तो उसको आप लोग ग्रुप में डाल देना कि ये वाला टॉपिक समझना है, तो मैं उसको ऐड कर लूँगा, क्लास के लास्ट में उसको समझा दूँगा। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। बाकी नोट्स हैं। अच्छा हाँ, उसमें एक कंपाइलेशन PDF के अंदर कुछ चेंजेस करना, मतलब 1-2 करेक्शन थे, मैं आपको अभी भेज दूँगा कंपाइलेशन PDF दोबारा से, तो आप लोग देख लेना, वो मैंने मार्क कर दिया है और उसको करेक्ट करके दिया है, एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, तो कुछ 1-2 मिस्टेक्स हैं उसमें, तो मैं आपको भेज दूँगा कंपाइलेशन PDF। ये जो एक्ट वाली है उसमें है चेंजेस 2-3 जगह, बस उसको मैंने मार्क कर दिया येलो से और करेक्ट करके भी डाला हुआ है, तो एक बार आप अपडेट कर लेना अपना, अगर आपने प्रिंट आउट किया हुआ है, नहीं किया है तो फिर ये PDF इसी को रख लेना फिर। ओके जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। फर्दर हम लोग यूनिट 5 डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आई विल लेट यू नो इन ग्रुप। ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट।